नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। भाजपा हो या अन्य विपक्षी दल हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विपक्षी भी मानते हैं कि भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। भाजपा में एक युग था अटल अडवाणी का युग, जिसमें प्रमोद महाजन सरीखे नेता भाजपा के रणनीतिकार थे। उसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज भी शामिल थे। लेकिन जब से 2014 प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भाजपा की कमान संभाली है, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बात करें विपक्षी दलों की, विपक्षी दल निराश भी हैं, हताश भी हैं और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अभी तो वे ये रणनीति बना ही नहीं पा रहे हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करके लड़ेंगे। गठबंधन होगा कि नहीं होगा, गठबंधन होगा तो किसके साथ होगा, कौन कौन दल गठबंधन में आएंगे, क्योंकि सभी विपक्षी दलों को मालूम है मोदी और अमित शाह से मुकाबला करना अकेले उनके बस की बात नहीं है। अब अखिलेश यादव कुछ दिन पहले केसीआर की रैली में गए थे। केसीआर ने एक कवायद शुरू करी थी बहुत दिन पहले कि एक मोर्चे का गठन हो, जिसमें सभी विपक्षी दल आए और मोदी के खिलाफ 2024 में एक मजबूत दावेदारी पेश कर सके। केसीआर ने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से और ममता बनर्जी से मुलाकात करी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया है, तो उनके भी सपनों में अब प्रधानमंत्री पद का दावेदारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तो केसीआर समझ गए कि वो भी खुद दावेदार हैं और नीतीश भी दावेदार हैं और ममता भी दावेदार हैं। तो उन्होंने एक रैली करी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, केरल के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सरीखे नेता शामिल हुए। उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को तो बुलाया, लेकिन नीतीश बाबू को आमंत्रण तक नहीं दिया, ममता बनर्जी को आमंत्रण तक नहीं दिया, क्योंकि केसीआर भी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव पहले तो केसीआर की रैली में गए, वहां पर बोलकर आए कि हम केसीआर के साथ हैं, और आजकल वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वहां पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। वो तो एक दिखावा है। उनका मकसद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मिलना है, और हो सकता है कि ये केसीआर का एक दांव हो, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक न्यूट्रल हैं। वो ममता के साथ भी हैं, नीतीश के साथ भी हैं, केसीआर के साथ भी हैं और अन्य दलों के साथ भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं हैं। तो कल से अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया है कि हम भाजपा को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हराएंगे। अखिलेश यादव का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ
यूपी में पहले से ही है। राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी यूपी में थोड़ा जनाधार है। इस वजह से राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा में भी भेजा। लेकिन फिलहाल जो वो ममता से वार्ता कर रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि वो चाहते हैं कि एक मजबूत गठबंधन ऐसा तैयार हो जिससे भाजपा या मोदी का मुकाबला किया जा सके। अब केसीआर भी यही चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी आज स्पष्ट कर चुकी हैं कि राहुल गांधी को नेता हम स्वीकार नहीं करेंगे और कांग्रेस को ये तय करना होगा कि वो हमारे साथ हमारे गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी। कांग्रेस अपने आप को बॉस ना समझे, ये कथन ममता बनर्जी ने आज दिया है। ऐसे ही अखिलेश यादव ने भी उनसे सुर में सुर मिलाते हुए कहा, कांग्रेस भूल ना करे, कांग्रेस ये समझे कि वो भी विपक्ष में हैं। जबकि संसद में, लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन उसे इतनी भी सीटें नहीं मिली कि उसे मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिल सके। अब सभी दलों की चिंता यह है कि अगर 2024 में भी नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी आते हैं तो उनकी भविष्य की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि मोदी ने 2014 से इतने कड़े फैसले लिए हैं और कड़े फैसले लेने के बावजूद भी 2019 में उन्होंने सत्ता में बढ़े हुए समर्थन से वापसी करी। अगर 2024 में भी मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा कड़े फैसले नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। अब जनता का विश्वास मोदी पर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे दल, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें अपने अंदर में ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि वो मोदी के सामने टिकेंगे भी या नहीं टिकेंगे। सब एक दूसरे की बैसाखी का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा दल आकर उनको सहारा दे। और सभी दल, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को छोड़कर सब क्षेत्रीय दलों की सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ही मतदाताओं पर पकड़ है। अब उसमें ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हैं, मायावती की हैसियत खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से, हेमंत सोरेन झारखंड में हैं, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का समर्थन हेमंत सोरेन को है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला सीधे भाजपा से है। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का और भाजपा का सीधा मुकाबला होता है, लेकिन क्षेत्रीय दल चाहते हैं जहां पर कांग्रेस का मुकाबला सीधे भाजपा से है वहां भी उन्हें कुछ सीटें दी जाएं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और केसीआर, मान लीजिए ये तीन लोग ही मिल जाते हैं और ये फारूक अब्दुल्ला को भी उसमें जोड़ लेते हैं, जम्मू कश्मीर वालों को, अगर ये चारों दल भी गठबंधन कर लेते हैं तो क्या ये एक दूसरे के राज्य में मतदाताओं पर असर डाल पाएंगे? आज ये खुद जूझ रहे हैं। सिर्फ केसीआर और ममता सरकार में है अपने अपने राज्यों में। अखिलेश यादव जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, उनकी भी बौखलाहट राहुल गांधी की तरह बढ़ती ही जा रही है। उन्हें क्या बयान देना है, कब देना है, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसी तरह बिहार की राजनीति हो या अन्य स्टेट की राजनीति हो, सब में क्षेत्रीय दल आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सब एक दूसरे की बैसाखी का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा दल आकर उनको सहारा दे। और सबकी निगाहें, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, भले ही आज कांग्रेस की कितनी भी बुरी स्थिति हो,
सभी दल आज कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पहले आकर उनसे बात करे, कांग्रेस पहल करे क्षेत्रीय दलों से बात करने की। लेकिन कांग्रेस कुछ ना होते हुए भी आज भी राष्ट्रीय दल है और हर राज्य में उसकी पकड़ भी है और कुछ राज्यों में उसकी सरकार भी है। तो कांग्रेस पहल क्यों करेगी? और क्षेत्रीय दल चाह रहे हैं कि कांग्रेस पहल करे और कांग्रेस सोच रही है कि हम तो दरबारी हैं, हमारे दरबार में क्षेत्रीय दलों को हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब यही टकराव की स्थिति इन दलों में उत्पन्न हो गई है। कोई झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, एक जगह आकर ये तुरंत से एक हो जाते हैं जब ईडी हो या सीबीआई हो। किसी भी नेता के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो इन सब का सुर एक हो जाता है। और इनको भय भी यही है, अगर नरेंद्र मोदी 2024 में भी वापसी आ गए तो उनकी जितनी ताकत अभी बची हुई है विपक्षी दलों की, वो भी नहीं बचेगी। आप पूर्वोत्तर के राज्य ले लीजिए, 8 में से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार है। 2014 से पहले वहां पर कांग्रेस की या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकार हुआ करती थी। भाजपा को 1-2 सीट आना भी वहां पर विधानसभा में मुश्किल हो जाती थी। आज असम में भाजपा की 2 बार से सरकार है, जहां पर मुस्लिम मतदाता 38% है। भाजपा वहां 62% हिंदुओं के दम पर सरकार बना रही है। मुस्लिम मतदाताओं से वहां पर वोट नहीं करता। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर उन्होंने मतदाताओं पर इतनी पकड़ बना रखी है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आई है। तो भाजपा के कुछ मुख्यमंत्री बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भाजपा को थोड़ी चिंता कर्नाटक से है, लेकिन मुद्दा फिलहाल ये नहीं है। मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का। अब विपक्षी दल सोच रहे हैं कि पहल कौन करेगा, कांग्रेस करेंगे या छोटे छोटे क्षेत्रीय दल करेंगे। तो मुझे लगता है केसीआर का संदेश लेकर अखिलेश यादव ममता के पास गए हैं, उनकी दिल की बात जानने गए हैं। अगर ममता से अखिलेश की सौहार्दपूर्ण बात बन जाती है तो केसीआर को भी मजबूती मिलेगी और केसीआर, ममता, अखिलेश, फारूक अब्दुल्ला और फिर हो सकता है नीतीश बाबू भी उनके गठबंधन में आ जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार फिलहाल केरल में ही है, वहां पर भाजपा वजूद में नहीं है। तमिलनाडु में भाजपा वजूद में नहीं है। लेकिन अन्य दक्षिण के राज्यों में एक जगन मोहन रेड्डी का राज्य ऐसा है, ना वो भाजपा के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ हैं। एक उड़ीसा एकमात्र राज्य और ऐसा है, ना वो भाजपा के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ हैं। वो दोनों क्षेत्रीय दल वाईएसआर हो या बीजू जनता दल हो, वो दोनों अपने अपने राज्यों में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। ना उन्हें भाजपा की जरूरत पड़ती है ना उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ती है। और आंध्रा में तो वाईएसआर का मुकाबला कांग्रेस से ही होता है, भाजपा का वहां उतना जनाधार नहीं है। उड़ीसा में भाजपा का जनाधार बड़ा है, लेकिन विधानसभा के चुनावों में भाजपा को उतनी सीट भी नहीं आती जितनी लोकसभा की मिलती हैं। लोकसभा में ये तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनावों की अपेक्षा 7 से 8% वोट भाजपा को अधिक मिलता है। तो पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टकराट है, वहां पर भाजपा मजबूत दिखाई देती है। लेकिन क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि हर राज्य में कांग्रेस उनको थोड़ी बहुत सीटें दे, जिससे एक महागठबंधन मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ वर्चस्व का चुनाव रह गया है। सत्ता में कौन आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्चस्व का चुनाव है।
सभी क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व का चुनाव है और कांग्रेस के भी वर्चस्व का चुनाव है। अगर 2024 में क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, ये अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब नहीं हुए तो 2024 के बाद मोदी या अमित शाह या भाजपा की सरकार इतने सख्त फैसले लेंगे कि इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव 2 बार से सत्ता में नहीं है और ममता बनर्जी को भाजपा ने इस बार कड़ी टक्कर दी थी विधानसभा के चुनावों में। ये बात अलग है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नगण्य है, खत्म हो चुकी है। अभी जो पूर्वोत्तर में 3 चुनाव हुए वहां भी कांग्रेस खत्म हो चुकी है और भाजपा बड़ी मजबूती के साथ उभरी है। और जो लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि भाजपा जो 2019 में 303 सीट लेकर आई थी कि हम अपने अपने राज्यों में भाजपा को समेट देंगे, उतनी सीटें भी नहीं आएंगी। अगर भाजपा को हम 250 पे रोक देंगे तो भाजपा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन भाजपा इसके उलट रणनीति चला रही है। वो देख रही है कि 2019 में जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही थी उनमें से कितनी सीट जीत सकते हैं। तो भाजपा उन पर दोहरी मार कर रही है, क्षेत्रीय दलों पर या कांग्रेस पर, कि वो हारी हुई सीट जीतने की कोशिश कर रही है। और ये लोग विपक्षी दल अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। अभी वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं कि उनकी जमीन कहां चली गई। तो दर्शकों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे भाजपा हो या विपक्षी दल हो, गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष के वर्चस्व का चुनाव होने वाला है, ना कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दल रहेंगे, कांग्रेस रहेंगी या नहीं रहेगी, ये भविष्य तय करेगा, भारत का मतदाता तय करेगा। अगर मेरा आपको कंटेंट पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।